गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ जनार्दन सिंह। एंड हम लोग को आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, डेट इज़ डिमांड। पहले हम लोग इसका डिमांड का मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर आगे का फर्दर टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड का मीनिंग। तो मीनिंग क्या है आप पढ़िए पहले। डिमांड रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और द सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज बाई इन अ गिवन मार्केट एट अ वेरियस प्राइसेज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो हमारी कमोडिटी या कोई सर्विसेज है, एक कस्टमर उसको डिमांड कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ डिफरेंट प्राइस, मतलब वेरियस प्राइस पे, उसको हम कहते हैं डिमांड। मतलब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है एट अ डिफरेंट पॉसिबल, जो उसकी प्राइस है, पॉसिबल प्राइस है एट अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम, उसी टाइम पे उस चीज़ को हम डिमांड कहते हैं। तो ये गुड और सर्विसेज भी हो सकता है। अब इसके कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करता है। फर्स्ट, डिज़ायर ऑफ द स्पेसिफिक कमोडिटी, मतलब हमको फर्स्ट कमोडिटी को डिज़ायर करना कि हमारा कमोडिटी कौन सा है। जैसे डिज़ायर टू परचेज अ सेलफोन, हमको फर्स्ट डिज़ायर करना है कि हमको सेलफोन लेना है। और फिर रिसोर्सेज टू परचेज द डिज़ायर कमोडिटी, अब हमको कैसे हम उस कमोडिटी को खरीद सकते हैं। फर्स्ट हमको मनी चाहिए उसके लिए, तो मनी। और फिर विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर अ कमोडिटी, हमको उसको खर्चा करने का मन भी हो, ये हमको 3 पॉइंट होता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ सर्टेन, दैट इज़ प्राइस, प्लेस और टाइम, मतलब प्राइस, प्लेस होगा और टाइम होगा तब हम किसी कमोडिटी को अवेलेबल करा पाएंगे। अब इसका फर्दर पार्ट है इंडिविजुअल और द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्टिकुलर कस्टमर or a single customer demanded the product at a different possible price is known as individual demand। और मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड रेफर टू सिचुएशन वेयर अ होल मार्केट डिमांड द प्रोडक्ट एट अ वेरियस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज मार्केट डिमांड। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड एक पूरे मार्केट का सब पार्ट है, ठीक है, और मार्केट डिमांड पूरा होल मार्केट है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड है, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व से शो करते हैं, और इसको मार्केट डिमांड है, इसको मार्केट डिमांड कर्व से शो करते हैं। अब हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देन लेवल ऑफ द इनकम, एंड देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड देन पॉपुलेशन इफेक्ट। तो हम फर्स्ट एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस क्या है? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड अपने आप कम हो जाता है, और जैसे ही इसका उल्टा होता है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये हमारा प्राइस से इस प्रकार उसको डिमांड को इफेक्ट होता है। इसमें अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कांस्टेंट रहेगा तभी ये काम करेगा प्राइस से। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? अब रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स आते हैं, डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड देन सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे के जगह पे यूज़ होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के लिए यूज़ होता है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो टी एंड कॉफ़ी। तो इसमें टी का दाम अगर बढ़ा तो लोग कॉफ़ी खरीद सकते, तो कॉफ़ी का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि टी का डिमांड बढ़ गया है तो अब टी लोग कम खरीदेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेंगे। कॉफ़ी का डिमांड थोड़ा कम, प्राइस कम है तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो उसका एग्जांपल ले लीजिए कार एंड पेट्रोल। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कहाँ हम यूज़ करेंगे? कार खरीदेंगे तभी, कार जब राइड करेंगे या ड्राइव करेंगे तब। तो अगर कार के लिए फिर पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल ही अगर महंगा होगा तो हम गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? तो इसीलिए जैसे अगर कार का पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब लेवल ऑफ इनकम क्या है? अगर जो हमारा कस्टमर का इनकम लेवल है अगर वो बढ़ जाएगा तो कैसे लॉ डिमांड हमारा इफेक्ट होगा। जैसे अगर कोई प्राइस है, प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होना चाहिए, पर अगर प्राइस बढ़ी और इनकम भी बढ़ गया, ठीक है, तो वो डिमांड कर सकता है, तो उसमें डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड उतना ही हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये इसका एक्सेप्शन भी, मतलब अदर थिंग में जो कांस्टेंट था वो इसमें भी, अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इनकम जो हमारी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। पर इसमें हमको यहाँ ये समझना है कि लेवल ऑफ इनकम कैसे इफेक्ट करता है, डिमांड पे कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है?
ये लेवल ऑफ इनकम कैसे, अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या, किसी हम एक पर्टिकुलर कस्टमर को कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, जैसे सिगरेट या किसी स्मोकिंग या कुछ अल्कोहलिक की चीज़ की बात की जाए तो अगर इसका कितना भी प्राइस बढ़ जाए, जो एडिक्टेड रहता है वो इसको हमेशा यूज़ करता रहेगा, खरीदता रहेगा, चाहे क्यों ना इसका प्राइस बढ़ जाए। तो इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऐसे इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें किंडर जॉय का, तो किंडर जॉय 40 रुपये का आता है, पर वो महंगा है, हट कैंडी चॉकलेट से वो महंगा है बच्चों के लिए, पर फिर भी उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है, और भी चीज़ें इफेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ वैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इस पॉइंट में देखा जाता है कि अगर हमारे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर कुछ उसका प्रेफरेंस है, टेस्ट है, तो चाहे उसका कितना भी प्राइस बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, हम उसी को खरीदेंगे। तो ये हो गया। अब पॉपुलेशन एक्सपेक्ट क्या है, तो पॉपुलेशन एक्सपेक्ट में अगर हमारा पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन, मतलब कि डिफरेंट पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन होता है, जैसे यंगस्टर होते हैं, चाइल्डहुड होता है, सीनियर सिटीजन है। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी। अगर किसी इकोनॉमिक में सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, जो इकोनॉमिक कंट्री होती है इसमें सीनियर सिटीजन की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड ज़्यादा गुड्स का डिमांड होगा। तो ये था पॉइंट। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है हमारा, अदर थिंग भी इक्वल, मतलब ये हम अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल इट्स डिमांडेड क्वांटिटी विल बी राइज, मतलब अगर कुछ फैक्टर्स हैं अगर वो कांस्टेंट हैं, तो अगर प्राइस कमोडिटी की बढ़ रही है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब आइए कुछ फैक्टर पढ़ लेते हैं जिसको रिमेन कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अब देखिए रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, इनके प्राइस को कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टी का हम प्राइस कम कर रहे हैं तो इसका डिमांड बढ़ना ही चाहिए। जैसे अगर हमने टी का प्राइस 20 रुपये था, अब हम उसको 10 रुपये कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए। पर जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसका भी अगर प्राइस कम हो जाए तो हमारा डिमांड तो बढ़ेगा ही नहीं, वो भी उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉफ़ी ज़्यादा प्रीफर लोग करेंगे। तो इसीलिए जो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है, जो सब्स्टिट्यूट उसका गुड है, उसका प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको वो करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इनकम की बात की जाए, लेवल ऑफ इनकम, अगर हमने इनकम लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होनी चाहिए। अब ले लीजिए, अगर हमने सेब पहले 20 रुपये किलो मिलता था तो हम उसको खरीदते थे, ठीक है, उसको डिमांड करते थे। अब अगर वो 30 रुपये किलो हो गया और हमारा इनकम अब बढ़ गया तो हम 30 रुपये किलो भी खरीद सकते हैं। तो प्राइस कम हो तो डिमांड यहाँ घटनी चाहिए थी, पर यहाँ डिमांड उतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये है कि अगर हमको किसी चीज़ की एडिक्टेड हैं, किसी चीज़ के लिए, जैसे अगर हम लिकर के लिए एडिक्टेड हैं तो लिकर की दाम कितना भी बढ़ जाए तो हम उसको कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके एडिक्टेड हैं। तो इस चीज़ के लिए लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं करता है। ऐसे ही कुछ और भी पॉपुलेशन एस्पेक्ट भी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, सीनियर सिटीजन है, तो अब उसमें डिमांड बस सीनियर सिटीजन की, चाहे उसमें प्राइस बढ़े चाहे नहीं, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता है वहाँ, तो वो चीज़ नेसेसिटी बन गई है वहाँ। तो इस चीज़ पे अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए ये डिमांड शेड्यूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्राइस डिफरेंट प्राइस है, तो इसमें डिफरेंट कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी का डिमांड की गई है। जैसे 100 प्राइस पे 50, और जैसे ही प्राइस कम हुआ 90 पे आया, 100 हो गया, बढ़ गया, 80 पे आया और बढ़ा, 70 पे आया और बढ़ा, 60 पे आया और बढ़ा, ऐसे ही बढ़ता गया। ये आपका डिमांड कर्व है, डेट इज़ नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों? जैसे ही प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व। ये फीचर्स है आपके डिमांड कर्व के। डिमांड कर्व इज स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए ये जो डिमांड कर्व है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड मतलब नीचे। डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप मतलब वो नीचे की तरह स्लोप डाउनवर्ड्स है। ठीक है, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू कर्व सिंस द प्राइस पेड फॉर द ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर इज
द रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब जो हमारा डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप डाउन है, बट जो हम प्राइस पे करते हैं वो किसी फॉर्म के लिए इनकम होता है। अगर हम प्रोडक्शन में चले जाएं तो रेवेन्यू में चले जाएं तो वो AR का काम करता है। ये ऐसा ही सेम AR का कर्व होता है। तो ये हमारा यही कह रहा है कि डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। अब ये फोर्थ पॉइंट है, डिमांड कर्व में भी समटाइम अ स्ट्रेट लाइन और समटाइम द फ्री हैंड कर्व। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमारा डिमांड कर्व कभी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कभी फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। अब ये द फिफ्थ पॉइंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विच डिस्क्राइब एन इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। हमारा जो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसी को स्लोप डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब मार्केट डिमांड कर्व इज लेटरल सम्यूटेशन टोटलिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, ये क्या पॉइंट है। अब आते हैं रीजन्स फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। अब मतलब रीजन क्या होता है, रीजन क्या है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के लिए, तो ये बता रहा है रीजन, ठीक है। रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने यूटिलिटी के चैप्टर में आपको इससे रिलेट करके दिखाया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होता है। अब देखिए, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि अगर कंज्यूमर को एग्जीक्यूटिव केस में आना होगा तो उसको प्राइस और MUX उसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर प्राइस और MUX इक्वल कब होगा, जब प्राइस और MUX इक्वल, अगर जैसे इसमें आप लॉ ऑफ डिमांड कैसे इक्वल अप्लाई होता है वो समझिए। अगर प्राइस हम कम कर देते हैं तो MUX को भी कम होना पड़ेगा। MUX कब कम होता है, जब हम उसके कमोडिटी की वो करते हैं, क्या कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे अप्लीकेबल होता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे हम इसको काम करते हैं तो वो दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि किसी कमोडिटी की अगर प्राइस हम कम कर देते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड से वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है। मतलब रिलेटिवली चीपर का मतलब कि उसकी जो प्राइस है वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड से कम हो जाती है, तो लोग उसको डिमांड करते हैं। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, अगर इनकम इफेक्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द लेसर मनी और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम मनी। अब जैसे कि प्राइस तो वो है, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द लेसर मनी और ही कैन द बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम मनी। अगर आपके पास 100 रुपये है, पहले 100 रुपये किलो सेव मिल जाता था, अब 50 रुपये का मिलता है। तो अब 50 रुपये में कैसे मिलेगा, 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो अब आप 2 किलो खरीद सकते हैं। तो इसमें आपकी जैसे ही प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई, ठीक है। अब आते हैं न्यू कस्टमर। अब न्यू कंज्यूमर कैसे इसको होल्ड करता है, तो अब न्यू कंज्यूमर में हम आपको बता रहे हैं। न्यू कंज्यूमर में देखिए क्या होता है कि अगर जैसे ही प्राइस कम होती है तो पहले कुछ लोग जो नहीं खरीद, जो गरीब होते हैं या कुछ प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उसको ख़रीदने के लिए जैसे ही प्राइस कम होता है तो वो उनके इनकम रेंज में आ जाता है, उसको वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही वो इनकम कम होता है, प्राइस कम होती है, उनके इनकम लेवल में आ जाता है तो वो खरीदने लगते हैं, तो फिर उसके डिमांड में वो क्वांटिटी डिमांडेड उससे बढ़ जाती है। और डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी मेक द डिमांड कर्व स्लो डाउनवर्ड बाय रिएक्टिंग टू द चेंज इन द प्राइस। अब जैसे डिफरेंट यूजेस है किसी कमोडिटी, एक कमोडिटी है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यूज़ बहुत ज़्यादा है तो क्या करते हैं, जब यूज़ ज़्यादा होगा उसका कमोडिटी का, तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंट कमोडिटी है, अगर एक कमोडिटी उसके डिफरेंट यूजेस है, मतलब डिफरेंट यूजेस मतलब उसके कई यूज़ कर सकते हैं, कई जगह यूज़ कर सकते हैं, तो अगर उसकी प्राइस चेंज होगी तो हम उसको ख़रीद लेंगे, जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो इसका ये पॉइंट था। अब आते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड।
ये है। तो हमने अभी आपको वही चीज़ बताई थी, अब इसमें कार्डिनल अप्रोच में बताया और अंडर ऑर्डिनल अप्रोच बताया, यूजिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब प्राइस और एमयू इक्वल होगा तब उसके केस में कैसे डिमांड इक्वल होगा मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में बता दूँ, ये न्यू है। As per the indifference curve approach, the consumer will be at equilibrium at a point where his price line is tangent to IC। जहाँ हमारा टेंजिबल टू IC मतलब जो IC है वो टेंजिबल होगा कहाँ, हाईएस्ट जो उसके प्राइस लाइन के मतलब प्राइस लाइन वहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ टेंजिबल होगा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। व्हेन प्राइस आर लोअर द कंज्यूमर विल बी एबल टू बाई मोर क्वांटिटी ऑफ फॉर दैट आइटम एंड द हेयर विल बी IC विल रीच टू हायर IC। अब मतलब कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए तो वो एक हायर IC पे पहुंच सकता है। जैसे अगर किसी क्वांटिटी की प्राइस लो हो गई तो कंज्यूमर विल बाई टू मोर क्वांटिटी, अब वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खा सकता है तो उसकी वजह से वो हायर IC पे पहुंच सकता है। ये ऐसे तो ऑर्डिनल अप्रोच में पहुंचते हैं। अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ डज नॉट होल्ड अप्रोच इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इनवर्स रिलेशनशिप में कैसे हमारा वो काम नहीं करता है, इसमें ये है। अब आते हैं कॉन्स्पिशियस गुड और प्रेस्टिजियस गुड्स। मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रेस्टिजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। जैसे डायमंड की बात की जाए, अगर डायमंड की प्राइस हाई रहती है तभी उसकी डिमांड वो हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो कुछ प्रेस्टिजियस है, कुछ कीमती चीज़ है। तो कीमती चीज़ें की वैल्यू कितनी भी हाई हो लोग उसे खरीदते हैं, क्योंकि वो उसको एक मॉडल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक दिखावा भी कर सकते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा चीज़ है, तो लोग उसके तरफ से भी उसको खरीदते हैं। तो ये प्रेस्टिजियस होता है। गिवन गुड्स और द इंफीरियर गुड्स क्या होता है, गुड्स विच आर द कंसिडर्ड इंफीरियर बाय द इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में ऐसा गुड्स होता है, देखिए इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स क्या है वो तो हमने बताया, गुड्स विच कंसिडर इंफीरियर बाय द कंज्यूमर, मतलब कुछ गुड्स को जो कंज्यूमर इंफीरियर करता है, विच ऑक्यूपाई द सब्स्टिट्यूशनल प्लेस इन द कंज्यूमर बजट आर द जेनेरिक और द गिवन गुड्स। मतलब गुड्स जो बजट में नहीं आता है उनके वो होता है गिवन गुड बाय अ कंज्यूमर एंड विच ऑक्यूपाई अ सब्स्टिट्यूशनल प्लेस इन द कस्टमर बजट। मतलब कुछ प्लेस पा जाता है, उसी को हम कहते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स द नेम ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द श्री रॉबर्ट गिफन, a British economist, exhibit a different price demand relationship instead of inverse relationship। ठीक है, ये हमारा हो गया। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर आगे की हम करेंगे। थैंक यू।